नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। संसद का मॉनसून सत्र आज समाप्त हो गया। दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए। किन मायनों में विशेष रहा यह मॉनसून सत्र, हंगामे की सियासत से कितना नुकसान हुआ है इस सत्र में, इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष क्यों रहे आमने सामने, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही आज की विशेष चर्चा करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले विपक्ष के गठबंधन ने पीएम मोदी के बयान के बीच में ही वॉकआउट आखिर क्यों कर दिया, आखिर सदन से क्यों भागा विपक्ष। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। बात पंजाब के सियासत की होगी और चर्चा अनुच्छेद 370 और आजादी के समय एक्सेशन डॉक्यूमेंट को लेकर पूछे गए सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर भी होगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन संसद में गूंजा अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा। दोनों सदनों में विपक्ष ने किया हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीजीएसटी और आईजीएसटी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में किया पेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सीआरपीसी के संशोधन के लिए भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 किया पेश। बिल संसदीय समिति को भेजा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्यसभा में नया बिल। सुप्रीम कोर्ट ने संसद में कानून बनाने की दी थी व्यवस्था। विपक्षी कांग्रेस ने बिल का किया विरोध। मणिपुर में सेना के इस्तेमाल कर जबरन शांति व्यवस्था स्थापित करने के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सुझाव पर भड़के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कहा यही कांग्रेस की शैली है, बात नहीं करते थे इसलिए पैदा हुआ उग्रवाद। मोदी सरकार बातचीत से हल निकालने की पक्षधर। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का दिखने लगा असर। आबोहर के मेयर सहित 39 पार्षद बीजेपी में शामिल। कई स्थानीय कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने भी थामा बीजेपी का दामन। आप से गठबंधन के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल। कार्यकर्ताओं के पलायन से सकते में कांग्रेस नेतृत्व। और दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक पोर्टल और उसके संस्थापक को नोटिस किया जारी। दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को हटाने के लिए ईडी ने दायर की थी याचिका। और शुरुआत करने से पहले जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद फिर जल्द ही हाजिर होंगे। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम।
उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारत चेन्नई में रचेगा इतिहास? या मलेशिया पहली बार जीतेगा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब? पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया भी होंगे खिताब के प्रबल दावेदार। 6 देशों के बीच होने वाले इस महाभिड़ंत पर हम रखेंगे पल पल नजर। चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच देखिए दूरदर्शन के साथ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल। क्या खबर हासिल करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया। तो स्वागत है ब्रेक के बाद और शुरुआत करेंगे संसद के हंगामेदार मॉनसून सत्र के समापन की खबर के साथ। संसद का हंगामेदार सत्र रहा ये मॉनसून का, और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा आज संसद में फिर गूंजा। हंगामे, कार्य व्यवधान, विपक्ष की हठधर्मिता और विपक्षी एकता की नई सियासत के लिए यह सत्र जाना जाएगा। कई मामलों में अभूतपूर्व रहा यह सत्र। संख्या बल न होने के बावजूद विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में औंधे मुंह गिरा। वोटिंग से नदारद रहा विपक्ष। ये एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार दिखी सरकार, लेकिन विपक्ष पीएम के बयान की मांग की अपनी जिद पर अड़ा रहा। नतीजतन कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा नियुक्ति शर्तें और पद की अवधि विधेयक 2023 कल राज्यसभा में पेश किया गया था और इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। विधेयक में प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री समिति में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी प्रस्तावित समिति में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के मुताबिक विपक्ष के नेता की भागीदारी न होने का सवाल उठा रही है। जबकि इस साल मार्च में उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश में कहा था कि संसद में नया कानून बनने तक ही उसका आदेश लागू रहेगा। यानी संसद जब नया कानून बना देगी तो वो उस मुताबिक समझा जाएगा और वैसे ही उसका पालन किया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सीआरपीसी संशोधन विधेयक पेश किया। अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में परिवर्तन कर राजद्रोह जैसे कानून अब खत्म होंगे। आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। इस बिल के जरिए नाबालिग से रेप के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। 180 दिन के भीतर अब मुकदमा निपटाना होगा। तो कई मायनों में ये जो सत्र रहा वो हंगामेदार रहा, लेकिन कई कानून जो रहे वो भी जो विधेयक रहे वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहे। जैसे आज का जो दिन रहा, अंतिम दिन, उसमें सीआरपीसी संशोधन विधेयक जिसकी चर्चा की जा रही है वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक पेश किया। आइए सुनते हैं विधेयक पेश करते वक्त उन्होंने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट
जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से संबंधित विधेयक पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में फैसला दिया था, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कानून लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कानून लाओ। उसमें यह लिखा हुआ था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जब तक संसद कानून नहीं बनाती है तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें जो कमेटी है वो लागू रहेगी। अच्छा मुझे बताओ, उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 324 2 के तहत इसमें एक संसद को कानून बनाना चाहिए, तो हम कानून लेके आए हैं। एक हम सर्च कमेटी बना रहे हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होंगी, 2 उसके सचिव होंगे और वो 5 नामों की सिफारिश करेगी। उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी होगी जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। क्या गलत है इसमें? और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त संसद भवन परिसर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ऋषि, इससे पहले कि मॉनसून सत्र का आकलन करें, विश्लेषण करें, आपके जरिए जो 2 आज बेहद महत्वपूर्ण बिल जिन पर चर्चा रही, दरअसल एक इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति से जुड़ा हुआ जिसको कल पेश किया गया, और आज एक दूसरा रहा भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक। दरअसल ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर सीआरपीसी कानूनों में अंग्रेजों के जमाने से जो परिवर्तन लेकर आई है, कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ इसके मुख्य बिंदु हैं, क्या प्रावधान है, क्या बताएंगे दर्शकों को? देखिए निखिल, जहाँ तक इन दोनों विधेयकों की बात करें तो निश्चित तौर से दोनों विधेयक बेहद महत्वपूर्ण है। पहला विधेयक जिसका कि आपने जिक्र किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उनके वेतन और उनकी जो सेवा शर्तें हैं उससे संबंधित विधेयक कल राज्यसभा में पेश किया गया था। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिस आदेश में कहा गया था कि इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया में एक कानून बनना चाहिए, और इस कानून के माध्यम से ये तय होना चाहिए कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन होगा, और इसके लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस पूरी तरीके से स्पष्ट हों। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये विधेयक राज्यसभा में सबसे पहले इसको सदन में रखा, और इसमें साफ तौर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और जो प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड किसी एक जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको इसमें शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर से कहा कि इसके लिए सबसे पहले हमने सर्च कमेटी बनाएंगे जिसमें 5 नाम होंगे, और इन 5 नामों में से एक नाम का चयन किया जाएगा, और बाकी के जो चुनाव आयुक्त हैं उनका भी चयन उसी से किया जाएगा। इसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन विपक्ष इसमें एक पेच फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि जब तक कोई कानून नहीं बनता है तब तक वो इस कमेटी में रहेंगे, और इसके माध्यम से ही जो उनके चुनाव आयुक्त का जो चयन होगा वो किया जाएगा। अब इसको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मिस कोट किया जा रहा है, लेकिन जब ये चर्चा शुरू होगी, सदन में बिल आएगा, उस समय और ज़्यादा इस स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। सरकार भी करेगी और विपक्ष को भी संभवतः पता लगेगा कि इसके प्रावधानों के तहत उनका जो पक्ष है उस पर अब उन्हें क्या स्थिति अपनी रखनी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर से 6 वर्ष के कार्यकाल वाला ये चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का समय रहेगा। 65 वर्ष की उम्र उसमें रखी गई है, और एक सचिव के भारत में सरकार के जो सचिव होते हैं उनके सचिव के बराबर ओहदा इस प्रक्रिया के द्वारा चुनाव आयुक्त का रखा गया है। जी। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो विधेयक जिसका कि आपने जिक्र किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से उसको लोकसभा में रखा, वो बेहद महत्वपूर्ण पहलू हुआ, क्योंकि इसके जरिए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों को एक तरीके से रिविजिट करके एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो कि कह सकते हैं कि जो हमारा सैकड़ों साल पुराने जो कानून अंग्रेजों के समय के बने हुए थे
और इन कानूनों में यहाँ तक लिखा गया है बहुत सारी जगहों पे कि ये क्राउन का आदेश है। तो कम से कम आज़ाद भारत में हम 75वीं जो आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, उसमें तो कम से कम इस बात का अब हमें तय करना होगा कि क्या क्राउन जैसे वर्ड हमारे कानून में हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस कानून के माध्यम से जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसका न केवल सरलीकरण है, बल्कि इसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि न्याय देने का जो पक्ष है वो मजबूत हो, ना कि जो दंड देने का जो प्रावधान है वो, चूंकि अंग्रेजों का जो मकसद था वो दंड के प्रावधान को मजबूत करना था, और आजाद भारत में जो पक्ष है होना चाहिए, जो कि गृह मंत्री बोल रहे हैं, वो न्याय का पक्ष होना चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि चाहे वो महिलाएं हो और चाहे वो बच्चे हो, इनसे संबंधित किसी भी अपराध को पहले चैप्टर में रखा जाएगा, ना कि 300वें चैप्टर में। तो इस तरीके से हमारी प्राथमिकताओं को ये बताने वाला विधेयक है, हमारी न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत और सशक्त और जनहित में तय करने वाला ये विधेयक है। तो कुल मिलाकर आज का ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, आने वाले समय में न्याय व्यवस्था के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हालांकि हम जानते हैं कि इसको एक कमेटी के लिए भेज दिया गया, सेलेक्ट कमेटी, वो ये कमेटी के माध्यम से इसकी स्क्रूटनी होगी और इसमें क्या क्या पहलू जोड़े जाएं, जिसमें न्यायविद है, तमाम कानून विशेषज्ञ हैं, उनके माध्यम से राय शुमारी होगी, लोगों की भी इसमें राय ली जाएगी। उसके बाद एक विस्तृत रूप में इस विधेयक को लाकर पारित भी कराया जाएगा। जी बहुत संक्षेप में चाहेंगे, हालांकि ये गागर में सागर भरने जैसा होगा आपके लिए, हंगामे, कार्य व्यवधान, विपक्ष की हठधर्मिता और तमाम जिसको कहना चाहिए कि तरह की नई सियासत से ओत प्रोत रहा ये संसद का मानसून सत्र, आपको अगर विश्लेषण करने को कहा जाए बहुत ही कम शब्दों में, ऋषि? देखिए, जहां तक विश्लेषण की बात है तो इस पूरे के पूरे सत्र को विपक्ष की एक ऐसी चाहत के रूप में देखा जा सकता है जो पूरी नहीं हो पाई। यानी कि वो जो चाहते थे कि जिस तरीके से अपने एजेंडे को ऊपर रखकर एक देश में मैसेज देना चाहते थे, वो उनका एजेंडा पूरा नहीं हुआ। जब वक्त आया तब वो सदन में मौजूद नहीं रहे, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा जो पक्ष वो रखना चाहते थे, मुझे लगता है वो पक्ष रखने में असफल रहे। और प्रधानमंत्री ने भी यही क्लेम किया कि आप जब भी आए तैयारी के साथ आए, और उन्होंने ये भी दावा किया कि अगली बार जब आप आएंगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तब तैयारी करके आए। तो इस तरीके से ट्रेजरी बेंचेस ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में विपक्ष को स्कोर करने नहीं दिया, ये विपक्ष के लिए एक आघात माना जाएगा इस सत्र के लिहाज से देखें तो। और दूसरी तरफ जो व्यवधान और डिसरप्शन जो देखे गए, उनके बीच में विधेयकों का पारित होना, ये सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। और बार बार प्रयास करने के बावजूद भी चर्चा न हो पाना, ये एक ऐसा पहलू है जिसको के लेकर चिंतन और मनन का दिन है। दूसरी बात कि जो संसदीय परंपराओं में आचरण होना चाहिए सांसदों का, उस आचरण के विरुद्ध आचरण देखने के लिए भी इस सत्र को याद किया जाए। और इसी वजह से चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विशेषाधिकार समिति के सामने कई सांसदों के नाम भेजे गए हैं, तब तक उनको निलंबित रखा गया है। अब देखना होगा कि विशेषाधिकार समिति की जब रिपोर्ट आती है तो आगामी सत्र में क्या कुछ परिस्थिति बनती है उन सांसदों के लिए। जी निश्चित तौर पर ये देखना भी दिलचस्प होगा। और जिस तरह आपने कहा कि आचरण से लेकर के तमाम ऐसे बिंदु रहे जिनके लिए ये जो सत्र है वो लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और दरअसल इस सत्र की ही बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव के बाद विपक्ष की जुबानी जंग जो है वो लगातार जारी है। संसद में विपक्ष के अविश्वास पर चर्चा के बाद विपक्षी INDIA गठबंधन का PM मोदी के भाषण के बीच बॉयकॉट करना हैरान करने वाली घटना है। दरअसल ये बहुत ताजुब करने वाला है, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस और विपक्ष लेकर आया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि PM मोदी को मणिपुर मामले में बोलने के लिए उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ताकि उनको बाध्य किया जा सके कि PM मोदी आकर बोलें। फिर चर्चा के बीच सदन छोड़कर बाहर निकल जाना क्या देश के साथ धोखा नहीं माना जाएगा? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। PM मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के तीखे सवालों का एक एक कर जवाब दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक प्रश्न का जवाब दिया था। PM मोदी ने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के नैरेटिव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की नहीं, लूट और झूठ की दुकान है।
तो तमाम नैरेटिव्स पर भी हमला बोला था पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता को लॉन्च करने के लिए कई बार आयोजन किया है, लॉन्चिंग फेल रही है, लेकिन पीआर वाले इसे अब मोहब्बत की दुकान बता रहे हैं। लोकसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन सदन में विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के निष्कासन को लेकर जुबानी जंग अब भी जारी है। सदन में चर्चा के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी और उसको लेकर सदन में आक्रोश का माहौल देखा गया था। खासतौर पर सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी की ओर से उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि उन्होंने खुद भी इस मामले में कुछ नहीं कहा और खेद भी प्रकट नहीं किया। मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद के इस सत्र में लगातार हंगामा जारी रहा, लेकिन समस्या पर गंभीर चर्चा को लेकर विपक्ष तैयार नहीं दिखा। विपक्ष सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और असंसदीय भाषा का प्रयोग करके आक्रामक भूमिका के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आया। और मानसून सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा संसद में छाया रहा। आइए सुनते हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी और कांग्रेस के गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर। मैंने बोला माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके इतना ही नहीं, जब भी कोई बोलते हैं हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये इनका हैबिट बन गया है और बिना नोटिस देते हुए बेसलेस एलिगेशन करते हैं। जो व्यवहार था सदन में, जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया और सदन ने प्रस्ताव पारित करके ये विषय उन विशेषाधिकार समिति को सौंपा है। अध्ययन होगा और निश्चित रूप से संगीन मामला रहा उनका व्यवहार, तो मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार समिति उस पर निर्णय लेगी। We see the LOP Adhir Ranjan Chaudhary ji is getting suspended. So they think that by suspending MPs of the India Alliance we will get weak. They are wrong. We will fight. We will work together and we will win. और इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ में विजय कौशिक, कांग्रेस के नेता, जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करें कि जिस तरह से ये पूरा सत्र रहा और बार बार मणिपुर के मुद्दे पर ये कहा जाता रहा कि पीएम से जवाब लेंगे और इसी वजह से जो विपक्ष है उसका कहना है कि यही वजह है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी जो विपक्ष रहा वो नदारद हो गया, यानी आरोप लगाए और भाग गए। किस तरह की ये सियासत है? ये क्या एक नई तरह की राजनीति है जिसकी शुरुआत की गई है? निखिल, अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं इस अविश्वास प्रस्ताव पर और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने कल जवाब दिया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है और राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ये बात कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पे जब बात कहनी चाहिए थी और वो बात मैं कह नहीं सका, तो शायद उसके लिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। तो सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि 136 दिन के बाद राहुल गांधी सदन में लौटे थे और भी लोकसभा की चर्चा में उन्होंने जब उनको मौका मिला था तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि राहुल गांधी देश के सामने में, खास करके उन ज्वलंत मुद्दों के सामने में अपनी बात रखते। लेकिन राहुल गांधी ने क्या बात रखी? जिस बात को रखी उसी बात को सफाई उनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने पिछले इतने दिनों की जो उनकी इतनी भारत जोड़ो यात्रा या इस तरह की सब का मोहब्बत की दुकान, ये सारे नैरेटिव जो बनाते रहे हैं, वो संसद में आते आते सीधे सीधे वो मोदी विरोधी के रूप में कैसे बदल गए। अब ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राहुल गांधी जब संसद में इतने बड़े आप अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से था और उसकी चर्चा में आप तो देखिए पहले दिन से फ्लिप फ्लॉप होता रहा कि पहले दिन ये कहा गया कि राहुल गांधी बोलेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे और लेकिन राहुल गांधी नहीं आए, उसके बदले में गौरव गोगोई आ गए। दूसरे दिन भी आए, लेकिन आए तो उनकी तैयारी की क्या थी कि वो शुरू किए भारत माता की हत्या, उन्होंने शुरू किया रावण, उन्होंने शुरू किया मेघनाद, उन्होंने शुरू किया कुंभकर्ण। ये सारी चीजें क्या इस देश की संसद में इस चर्चा के लायक थी? तो अभी जो अभी कल जो प्राइम मिनिस्टर ने उसको जवाब, उनके राहुल गांधी के इस तीखे हमले को जो जवाब दिया है, आज सोशल मीडिया में आप देखें कि वो कई तरह से वायरल हो रहा है और ट्रेंडिंग भी है, आप अगर देख सकते हो। तो वो जवाब जो प्राइम मिनिस्टर ने कल दिया है वो भी जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स की बात आपने कही, उसके कुछ वीडियोस भी हम दिखाते हैं आपको पहले, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। जी
जनता भी कह रही है ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। तुमने खोली एक दुकान, क्या क्या रखा है सामान, ये तो बता दो, ये तो बता दो। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन का। तो इस तरह से जी काम कर दो। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो दोनों पक्षों से दरअसल कहा जाए वायरल है। और आपने जो कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की चीजें चल रही, विनोद जी आप अपनी बात जारी रखें। आपने कहा कि ये जो नफरत की दुकान वाला जो एक नैरेटिव था, उस पर भी पीएम ने एकदम अपनी बात जिसको कहना चाहिए खरी खरी तरह से रखी। देखिए निखिल, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, जो सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग है, वाकई में अगर आप देखिए तो किस तरह की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनमें वही बात वो कह रहे हैं। वो बता रहे हैं अपने बारे में कि 19 साल का उनका एक्सपीरियंस है संसदीय जीवन का, और वो इस भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले 6 महीने से उन्होंने शुरुआत की, शायद पार्ट 2 अब फिर दोबारा करने जा रहे हैं। लेकिन उसका बोलवाब जब वो संसद में बोल रहे थे तो क्या उस तरह का जवाब दे रहे थे, वो भारत को कितना समझ रहे थे। तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल जो उनके बात को, उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि क्या मणिपुर का की जो अभी समस्या है, उस मणिपुर पर चर्चा एक गंभीर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। उस चर्चा को लेके जो इसका इतिहास रहा है, जिस तरह की समस्याएं रही हैं, उस समस्या को आप दरकिनार करते हुए आप सिर्फ एक झूठ और एक नैरेटिव फैलाते हैं और उसको आप मोहब्बत की दुकान का नाम देते हैं, आप दिल और दिमाग की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है इलेक्शन के नाम पे अभी राजनीति करनी है, सबको पार्टी को अपनी अपनी उसमें है कि हर पार्टी अपनी तरफ से करती है। लेकिन जो सदन की एक आप सोचिए कि 3 दिन के अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में अगर देश उनसे अगर यही सुनने की अपेक्षा रखता था तो फिर आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी है। जी बिल्कुल। और इस बात का जवाब विजय कौशिक जी से लेंगे। विजय कौशिक जी, जो सवाल सीधे तौर पर उठाए गए हैं कि अगर शायद संसद में ढंग से बोल लिए होते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात, प्रश्न ये भी उठ रहा है कि जब इतना हंगामा किया पीएम को बोलने के लिए कि पीएम बोलें, और उसी के लिए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जा रहा है सो दैट वो पीएम को कंपेल कर सके कि वो सदन में आए, और जब पीएम बोलने लगे तो आप छोड़कर बीच से भाग गए। ये क्या देश के साथ धोखा नहीं है? नहीं, देश के साथ बिल्कुल भी धोखा नहीं है। मैं देश की जनता को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूं कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां बर्दाश्त की और उससे ऊपर होते ही शिशुपाल का वध कर दिया था, इसी तरीके से हर किसी की झूठ सहने की क्षमता होती है। मोदी जी ने एक झूठ बोला, 2 झूठ बोले, आखिर विपक्षी दल कब तक बर्दाश्त करते। जब बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई तो सब विपक्षी दलों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ इसका बहिष्कार किया माननीय मोदी जी के भाषण का। और झूठ भी एक से एक। उन्होंने अपने एक झूठ में कहा कि कांग्रेस को सीक्रेट वरदान मिला हुआ है कि वो जिसका बुरा करना चाहेगी उसका भला होगा, और कांग्रेस मोदी जी का बुरा कर रही है लेकिन मोदी जी का भला हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, मेरी अपनी समझ है, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन जो मेरी समझ है, ये राजनीतिक प्रहसन, राजनीतिक एक बयानबाजी होती है, और इसमें ये कहना कि ये सच है, ये झूठ है, इस तरह का बयान न सच होते हैं न झूठ होते हैं। नहीं तो निखिल भाई समझता हूं। और उन्होंने एक तर्कों के साथ में कुछ चीजें कही कि देखिए आप हमारा जब बुरा करने की कोशिश करते हैं तो मेरा भला हो जाता है। नहीं, मैं अपनी कमी भी बताऊंगा जी, लेकिन मेरे को मेरी बात रखने दें। इसी तरीके से हम माननीय मोदी जी आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहते हैं कि आपको भी एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। आप बेशक देश का भला करना चाहते हैं लेकिन आपके हाथों हर बार देश का बुरा ही होता है। आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन आ गए। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया। आपने कहा काला धन वापस लेकर आऊंगा, विदेशों में काला धन बढ़ गया। ये तो रही आपको मिले वरदान की बात। हमारा तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारे हर काम से इस देश का अच्छा ही होता है, ये मोदी जी ने मान लिया है। दूसरी बात, कमियां तो हैं निश्चित तौर पर। भाई राहुल गांधी जी के सलाहकार हमारे ही जो कुछ साथी हैं, कहीं ना कहीं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब पार्टी में इस बात को लेकर खुलेआम बातचीत भी होनी शुरू हो गई है। तो राहुल गांधी जी को चाहिए कि
कि एक सप्ताह की बैठक कार्यकर्ताओं से रखें और खुलकर सभी मुद्दों पर बातचीत करें। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी आज जो माहौल बना रही है वो हमारी ही गलतियों के कारण वो अपनी दुकान चला रही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप अपनी दुकान चला रहे हैं, वो कह रहे हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं। विनोद मिश्रा से समझना चाहेंगे कि कौन दुकान चला रहा है, लेकिन कम से कम आपने इस बात को कहा और माना कि ये सारी गलतियां हैं और उनको कुछ लोग समझाते हैं उनके आसपास। यानी ये भी एक बात जरूरी है कि जिस राजनीतिक समझ को डेवलप करने की बात कही जा रही है राहुल गांधी के लिए, वो भी बेहद जरूरी है। विनोद मिश्रा। निखिल, मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी तो यह है कि जो बात अभी यहाँ से बैठ के कांग्रेस के बहुत बड़े प्रवक्ता रहे हैं कौशिक जी, लेकिन बहुत बड़े नेता भी हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं। अभी इनके सवाल का तो जवाब जो है बीजेपी के कोई प्रवक्ता होते तो शायद बेहतर देते, लेकिन मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि आपको राहुल गांधी से मिलना और आपके कार्यकर्ताओं से मिलने की बात आपको नेशनल टेलीविज़न पे आके कहना पड़ता है। इसका मतलब सीधा सीधी है कि आपके नेता को आप लोगों से कोई संपर्क नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इतने सारे नेता जो पिछले एक साल में आप देखिए दर्जनों जो टॉप लीडर रहे हैं, फॉर्मर सीएम रहे हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रैंक के रहे हैं, वो सारे कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए हैं। ये व्यवस्था एक तरह से आप कौशिक जी बता रहे हैं यहाँ पे। तो जब आपको अपने नेता से कोई संपर्क नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये बात का रोना आप रोते हुए नेशनल टेलीविज़न पर अपील कर रहे हैं कि राहुल गांधी हम लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले और उसके बाद देश में एक नया माहौल बनाए। तो फिर आपके नेता जब संसद में ये बात करने आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव की इस गंभीर चर्चा का जवाब देने आते हैं, तो डेफिनेटली उनकी कोई तैयारी नहीं होती है। यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल कहा था कि अब 2028 में जब आप अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए आप आएंगे, तब थोड़ा सा तैयारी करके आना और तब सीरियस नोट पे आना, क्योंकि आपने जब जब अविश्वास प्रस्ताव लाया है तब तब मोदी वापस आए हैं। यही बात उन्होंने कहा था कि आप जब जब उनकी बुराई करना चाहेंगे उनका कुछ भला हो जाता है। कौशिक जी। जी जी बिल्कुल। इससे पहले जी की बात का मैं जवाब इससे पहले कि आप जवाब दें, बिल्कुल जवाब दें, हमारे साथ में हमारे संवाददाता संसद भवन परिसर से शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र से कुछ रिएक्शंस जान लेते हैं इस जो कल इतना प्रधानमंत्री का जवाब रहा, करीब 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबे वक्त का, क्या कुछ रिएक्शंस हैं उस पर? और ख़ासतौर पर एक रिएक्शन और भी जानना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के सदन से पलायन पर। शैलेंद्र। देखिए, उसी पर हम देख रहे हैं कि तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कल रात में भी इस पर बात की थी और कहा था कि आप खुद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, उसके चर्चा में हिस्सा लेते हैं, मतदान से पहले वॉकआउट कर जाते हैं, फिर आप अविश्वास प्रस्ताव लाए क्यों? इसका उद्देश्य क्या था? जब आप खुद उस चर्चा में हिस्सा लेने के बाद जब मतदान की बारी आई तब आप वॉकआउट कर गए। तो यही दिखाता है कि आपके पास बहुमत तो पहले ही नहीं था। और जब मणिपुर पर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले थे उससे ठीक पहले आप वॉकआउट कर जाते हैं। गृह मंत्री ने विस्तार से बताया कि क्या क्या कदम उठाए गए। सर्बानंद हमने देखा कि किरण रिजिजू की तरफ से ये विस्तार से बताया गया कि किस तरह से जो उत्तर पूर्व को लेकर केंद्र सरकार ने कदम उठाया और वहाँ पर जो तमाम हिंसा की घटनाएं हुई या उग्रवादी संगठन एक समय में थे, उसके पीछे दरअसल कांग्रेस सरकार की एक कोताही थी या फिर अनदेखी थी उत्तर पूर्व की। तो ये इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से हमने देखा कि ये बात सत्ता पक्ष की तरफ से रखी गई। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अच्छे दिन कहाँ आए। निर्मला सीतारमण ने सिलसिलेवार तरीके से तथ्य सामने रखते हुए बताया कि 9 वर्ष पहले देश के हालात क्या थे। फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, आज 7.2 यानी 7.2% की तेजी की रफ्तार से बढ़ रही है। दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, टॉप 3 में आ जाएगी आगे भविष्य में। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किस तरह से पहले लीकेज होता था, लीकेज बंद किया गया है। डीबीटी के जरिए किस तरह से सीधा लाखों करोड़ जनता तक पहुंच रहा है। 49 करोड़ खाते हैं जनधन के। तो एक विस्तार से पूरा उसका विजय कौशिक जी शैलेंद्र की बात को ध्यान से सुनिए। विजय कौशिक जी विश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई थी उसमें सामने रखा है। शैलेंद्र मैं चाह रहा हूँ आप अपनी बात जारी रखें, उससे पहले मैं विजय जी को एक बार बीच में कहूंगा कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि इसी बात पर जवाब मैं आपसे लूंगा अभी। जी जी शैलेंद्र जारी रखें। देखिए 65 साल में कितने घर बने और 9 वर्षों में कितने घर बन गए। अगर एलपीजी कनेक्शन की बात करें तो उज्ज्वला लॉन्च होने के बाद
करोड़ों महिलाओं को धुएं से आज़ादी मिली। इस तमाम उन आंकड़ों को बार बार मोदी सरकार की तरफ से मंत्रियों ने रखा और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तो ये बात बहुत प्रमुखता से सामने रखी गई है। तो निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष ने दमदार तरीके से अपनी बात रखी और जब आपकी एक तरह से बारी आई या काउंटर अटैक करने की बारी आई तो हमने देखा कि एक तुकबंदी के माध्यम से या मोदी सरकार को घेरने के माध्यम से कांग्रेस के नेता अटैक करते तो जरूर नजर आए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, लेकिन उनके पास आंकड़ों की कमी थी, उनके पास तथ्यों की कमी थी। वो कोई ऐसा आंकड़ा नहीं पेश कर पाया अर्थव्यवस्था को लेकर या फिर उत्तर पूर्व में हिंसा को लेकर कि उनके जमाने में कितनी हिंसा कम थी, बीते 9 वर्षों में कितनी हिंसा बढ़ी है, जबकि ठीक उलट बीजेपी की तरफ से बताया गया कि देखिए उत्तर पूर्व में कितनी उग्रवादी संगठनों की सक्रियता घट गई है, समर्पण किया है, शांति आई है, उसका पूरा सिलसिलेवार आंकड़ा भी सामने रखा गया सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा और मंत्रियों द्वारा। ठीक है शैलेंद्र, विजय कौशिक जी इस पर जवाब चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे कह दिया और अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन की जो फीलिंग और जो मार्किंग है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन 9 वर्ष पहले के तमाम आंकड़े कल संसद में गिनाया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी सुने होंगे और अभी शैलेंद्र ने कुछ थोड़े बहुत आंकड़े जो बताए, दोनों में अंतर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से क्या कुछ अंतर रहा और आपके समय में किस तरह से था मणिपुर और पूर्वोत्तर यानी कांग्रेस के शासनकाल में और अब किस तरह से आया, पहले योजनाएं किस तरह से थी और अब किस तरह से आई। आपके समय में राजीव गांधी कहा कहते थे कि 15 पैसे पहुंचते हैं, आज के समय में डीबीटी लागू हुआ है। मैं फिर उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको भी तो अपने अंदर झांकना होगा कि आखिर जब उस कंपैरिजन में आते हैं तो खुद मियां फजीहत दीगरे नसीहत, ये बात अगर बीजेपी कहेगी तो गलत कहां है? निखिल भाई, आज मैं ईमानदारी से आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, इस देश जैसा अच्छा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं था, लेकिन राजनीतिक सिस्टम ने इस देश का बंटाधार कर दिया। जो भी मोदी सरकार, आज भी ये देश सबसे अच्छा है। जी जी सुनिए ना, लेकिन राजनीतिक सिस्टम ने आज भी बंटाधार कर रखा है इस भावना के साथ के ऊपर, इस भावना के साथ बैठिए। चलिए पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं, चलिए, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वैर भाव नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये जो आंकड़ेबाजी है ये केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का बस तरीका है। जमीनी लेवल पर जो सच्चाई है और इन आंकड़ेबाजी में जमीन आसमान का अंतर है। भाई सरकार के पास पैसा कहां से आया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम घटते रहे लेकिन सरकार के टैक्स बढ़ते रहे। पहले 100 रुपए की चीज पर 28% जीएसटी था, आज वो 100 रुपए की चीज महंगी होकर 300 रुपए की हो गई, तो जीएसटी कलेक्शन कितना बढ़ गया? चाहे लोगों की कमाई घट गई हो, कुछ भी घट गया हो, आज किसी सड़क पर चले जाइए, टोल टैक्स दीजिए। पहले जो जीएसटी था, मान लीजिए विषयों पर एक-एक करके अगर आप तर्क करेंगे तो मैं बताऊं आपको 1 घंटे तक इस चर्चा में, और मैं आपको कहूं कि शैलेंद्र और जो बाकी लोग हैं वो आगे करेंगे, अगर 1 घंटे तक वही आपसे चर्चा करते रहेंगे। सुनिए, जब सड़कें बनी तभी तो टोल टैक्स लिया गया। जब सड़कें बनी, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया भर में टोल टैक्स वसूले जाते हैं, पूरी दुनिया भर में महंगाई का जो सिस्टम है, जो आंकड़ा है वो देखिए, और उसके बाद भारत की बात करिए। अब 40 लाख करोड़ का कर्जा था इस देश के ऊपर जब बीजेपी आई थी। दूसरी बात सुन तो लीजिए, दूसरी बात, आज की जो हमारी चर्चा है वो आपके पलायन के ऊपर हो रही है कि आपने ये सारा प्रश्न खड़ा किया, उसके बाद आप भाग गए, खड़े होकर सारी बातें क्यों नहीं कही? मैं इसमें मेरे भाई विनोद मिश्रा जी की बात का भी जवाब दे दूं। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी से मिलने में कोई दिक्कत है। भाई विनोद मिश्रा जी भी जब समय मांगेंगे उन्हें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम उनके लिए टाइम दिलाएंगे। पहली बात, राहुल जी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी कार्यकर्ता को। दिक्कत ये है कि जो संवाद होना चाहिए, जो सलाह मशवरा कार्यकर्ताओं के साथ होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे लोग बीच में दीवार बन गए हैं जो नहीं चाहते कि भाई जो निचले लेवल की सच्चाई है वो राहुल गांधी जी को पता चले कि भाई कांग्रेस में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। चलिए, ठीक और है, किस तरह से हम भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कमी है, हम इसे स्वीकार करते हैं। राहुल भाई ने हमें यही सिखाया है कि अपनी कमियों को मानना सीखो। चलिए, अच्छी बात है। नहीं है कि हम अपने आप को भगवान कहें और ये कहें कि हम गलती नहीं कर सकते, जबकि गलतियां तो मोदी जी भी करते हैं, अमित शाह जी भी करते हैं। कोई भी जो इंसान है वो गलतियां करता है और कोई हमारे ख्याल से इस बात को क्लेम नहीं करता कि मैं गलतियां नहीं करता। बहरहाल मैं चाहूंगा कि विनोद मिश्रा जी आप क्लोजिंग कमेंट्स बहुत जल्दी से दें और खत्म करें, समय हो गया है जी। देखिए, मैं कौशिक जी का सुन रहा था, ये कांग्रेस के, तो मैं कह सकता हूं कि जो राहुल गांधी और दिल और दिमाग की बात करते हैं ना, वो बिल्कुल ये दिल और दिमाग वाले कार्य करता है उनके कौशिक जी।
लेकिन जो सवाल का वो विषयांतर कर रहे थे उन चीज़ों पे मैं ये कह रहा हूँ कि कौशिक जी, आपका जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश जी का नैरेटिव है जो कौशिक जी यहाँ पढ़ रहे हैं और उस बात को सुना रहे हैं, लेकिन क्या आपके इस देश में इससे पहले भी आपने शासन किया है, 50 साल आपके और उस परिवार का ही शासन रहा है। ये नैरेटिव से देश नहीं चलता, इस देश को हकीकत पता है। और आप जब बात करते हैं, इस डेटा की बात करते हैं और सब चीज़ों की बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि IMF से लेके WHO से लेके नीति आयोग तक ये सारी संस्थानें हैं जो इस बात को बताते रहे हैं कि भारत ने इस 10 साल में, इस 9 साल में कैसे प्रोग्रेस किया है। आप कहिए अभी संस्थान झूठ है, जब सुप्रीम कोर्ट आपके अगेंस्ट में कोई फैसला दे तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट झूठ हो जाता है। ऐसे नहीं चलता है कि सिर्फ आपका ये बात जो PM कल कह रहे थे, अहंकार की बात और घमंडिया पार्टी कह रहे थे, तो उसके पीछे कोई लॉजिक है कि आप नहीं मानते, आप वही लाइन मानते हैं जो आपको सूट करता है। मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। बाकी बात आप ये देखिए कि देश की जो इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री PM थे इस देश के, और उस समय में भारत जो था पूरी दुनिया में आप देखिए, और ये डेटा मैं नहीं कर रहा हूँ जो PM कल वो दे रहे थे, ये आप कौशिक जी देख सकते हैं कि फ्रेजाइल 10 के में था भारत का स्थान दुनिया में, आज 5वें स्थान पे भारत है। और इसी इकोनॉमी मॉडल की चर्चा करते हुए जब वो पार्लियामेंट में कह रहे थे कि देश की इस इकोनॉमी को समझिए कि हम कैसे नंबर 2 में जा सकते हैं, और उसके प्लान बनाते हुए उसकी चर्चा करते हुए जब कहते हैं, तो आप सत्ता के खेल में जब वो फ्री भी और रेवड़ी बांट रहे हैं, उस मॉडल को आप देखिए आपके कर्नाटक में क्या हो रहा है, आप उस देखिए गंभीरता से आपकी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। अभी राजस्थान में चुनाव होने वाला है और आपने सब कुछ फ्री किया हुआ है, फ्री। आप ये बात आप देख लीजिए कि ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत से अर्थव्यवस्था नहीं होती है, न परिवार की, न देश की, न समाज की। उसके लिए आपको एक मॉडल बनाना पड़ता है। ये मॉडल इतनी मेहनत से बना है, और आप जो है उस मॉडल को ये नैरेटिव देके और सत्ता के लिए जो ये शॉर्टकट का फॉर्मूला बता रहे हैं और ये नैरेटिव ला रहे हैं, इससे देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है। जी। और सबसे अच्छी बात है विनोद जी की विजय जी ने एक बात जरूर अच्छी कही है कि आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण की जरूरत है। और कुछ ऐसे लोग हैं राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो उनको कुछ गलत सलाह देते हैं, तो आप जैसे कार्यकर्ता उनको जरूर बताएंगे, क्योंकि देश चाहता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करे इस देश के लिए और ये देश प्रगति के पथ पर आगे चले। फिलहाल शैलेंद्र आपका शुक्रिया, विजय जी आपका शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। और अब बात करेंगे पंजाब के सियासत की, जहां टूट रहे हैं कार्यकर्ता और सकते में है कांग्रेस का नेतृत्व, और आखिर ऐसा क्यों हुआ है इस पर चर्चा करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का असर दिखने लगा। गठबंधन की मजबूरियों को कांग्रेस कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहे हैं। जिस आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का संघर्ष किया, शीर्ष नेतृत्व के एक झटके में लिए गए फैसले ने उन्हें निराश किया है। लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ते रहे पंजाब में, लेकिन उसका असर ये रहा। आबोहर के मेयर सहित 39 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा कई स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेमेल गठबंधन से निराश कांग्रेस में आगे भी इस तरह की टूट देखने को मिल सकती है। आप से गठबंधन के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है, तो कार्यकर्ताओं के पलायन से सकते में है कांग्रेस का नेतृत्व। आबोहर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की अगुवाई में मानो पूरा कांग्रेस का कैडर ही बीजेपी में शामिल हो गया। तो एक वानगी है दरअसल, जिसको समझा जाना चाहिए कि आखिर क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है ऐसे राज्यों में जहां पर यह बेमेल गठबंधन जो है वो कार्यकर्ताओं पर असर दिखा रहा है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना इस वक्त जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से। आकांक्षा, समझना चाहेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिस तरह से ये भगदड़, ये टूट जो है, क्या अभी भी जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो इसको समझ रहा है, और कार्यकर्ताओं की दरअसल क्या फीलिंग है जो ये आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस का ये जो जिसको कहते हैं कि सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस का नेतृत्व? नितिन, अगर आप देखेंगे तो सुनील जाखड़ जो हैं वो भी एक कांग्रेसी थे जो बीजेपी के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, और इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि बहुत बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेसी जो इस वक्त कांग्रेस का जो होल्ड है वो पंजाब में कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, और
जाहिर है कि इंडिया अलायंस हो रहा है नेशनल लेवल के ऊपर, पर स्टेट लेवल के ऊपर इससे काफी नाराजगी है। कांग्रेस के जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं चाहते हैं कि अलायंस हो, क्योंकि अगर हम देखते आ रहे हैं अभी तक तो जो स्टॉन्च राइवल्स हैं, जो एक तरीके से जो एक लड़ाई होती है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही होती है। और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने भी बहुत साफ साफ अक्षर में ये कह दिया था कि ना तो हम आज इनके साथ है, ना कल है, और ना हम आगे कभी होंगे। वो ये मानते हैं कि कांग्रेस जो है वो एक नेचुरली जो लोगों की पसंद होगी आफ्टर आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से 1.5 साल की सरकार में लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और वो कहते हैं कि हम एक नेशनल पार्टी है, हम एक स्ट्रांग होल्ड है, तो हम क्यों हम आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे पंजाब के अंदर। पर नितिन, जहां तक लोकल पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं कांग्रेस की, पर कहीं ना कहीं अगर नेशनल लेवल के ऊपर अलायंस होता है तो देखा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि अगर कांग्रेस आला कमान चाहेगी तो कहीं ना कहीं अलायंस तो करना ही पड़ेगा। इसी के चलते जो आप देख रहे हैं कि अबोहर में कुछ 40 लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने जो है बीजेपी ज्वाइन करी है। जिस तरीके से एक अनरेस्ट है कांग्रेस के लोगों के अंदर, वो नहीं चाहते हैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना, वो चाहते हैं कि वो एक बीजेपी को ज्वाइन करें या नेशनल पार्टी को ज्वाइन करें। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो नेशनल अलायंस जो वो चाहते हैं वो ये इनका नहीं है कि वो कांग्रेस को नहीं कांग्रेस जो है आपके साथ नहीं जाना चाहती, और कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकाव है उनका। जी, दो बातें समझना चाहते हैं। एक तो आम आदमी पार्टी का क्या कुछ रिएक्शन है, यानी कि जो एक मूड, जो पॉलिटिकल मूड है राज्य का, वो समझना चाहते हैं आपसे। और दूसरी बात ये कि क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी का, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, उसका आगे भी कुछ असर दिखाई पड़ सकता है? इस तरह की सुगबुगाहट और भी जगहों पर है? जी, अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो अलायंस की होती है उसमें होती है कि कितनी सीट शेयरिंग पे कौन रहेगा। ये एक आम मुद्दा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर पहले तो एक कंसेंसस आना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर कौन सी पार्टी कितनी सीट्स लेगी, जो सुनने में आ रहा है, जो आपस में जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें यही अभी तक नहीं हो पा रहा है तय कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स के ऊपर अपनी दावेदारी रखेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने की तरफ से सिर्फ अभी तक राघव चड्ढा का इसके ऊपर बयान हमने सुना था, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का आपसी मामला है, उनका अंदर का मामला है, उनको अपने आप उसको सुलझाना है। नेशनल लेवल के ऊपर हम इकट्ठे एक तरफ आ रहे हैं। पंजाब इस पे क्या स्टैंड रखता है, पंजाब कांग्रेस का जो भी है वो उनका अंदरूनी मामला है और हम उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी शायद इस बात को भुनाना चाहेगी, इस बात का फायदा उठाना चाहेगी कि कांग्रेस कई एक जगहों पर बहुत स्ट्रांग होल्ड रखती है। पर अभी अगर हम देखें तो अबोहर में इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी पे लोग शामिल हो गए हैं। जाखड़ जो है वो एक बहुत स्ट्रांग होल्ड कांग्रेस का एक जो अबोहर एक जगह थी जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पूरा शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ। तो ऐसी सूरत में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या करेगी ये तो समय ही बताएगा नितिन। पर अभी जो दिखाई दे रहा है वो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो इस अलायंस से खुश नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है वो हम किसी भी अलायंस के साथ लड़े। जी, निश्चित तौर पर, और उसका असर जो है वो साफ तौर पर दिखने लगा। बहुत शुक्रिया आकांक्षा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बात करेंगे जम्मू कश्मीर का। भारत में बिना शर्त हुआ था विलय, और इस तरह से जो सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं 370 पर याचिका की सुनवाई के दौरान। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ में आर्टिकल 370 को लेकर सुनवाई लगातार जारी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय परिपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारत में कश्मीर का विलय बिना किसी शर्त के हुआ था। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता पूरी तरह से विलय के समय सौंप दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता जफर अहमद शाह के तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि आर्टिकल 370 को कभी निरस्त नहीं किया जा सकता। संविधान पीठ ने कहा कि संसद की शक्तियों पर लगाई गई सीमाएं संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। संसद को जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने का अधिकार है।
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव करके जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। आज संविधान के सभी कानून और व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू है। तो लगातार जो संविधान पीठ में सुनवाई हो रही है वो इस पर लगातार प्रश्न उठा रही है संविधान पीठ, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारत में कश्मीर का विलय पूरी तरह से वैध था और परिपूर्ण था, यानी कि अपने आप में उसमें किसी तरह की कोई भी शर्त नहीं रखी गई थी। तो एक के बाद एक कई तरह के सवाल जो है याचिकाकर्ताओं से पूछे जा रहे हैं। कपिल सिब्बल भी इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील हैं और उनसे भी ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि किस तरह से 370 को हटाया जाना, आप जिसको बता रहे हैं कि वैध नहीं है, तो किस तरह से इसकी वैधता को चुनौती देंगे, क्योंकि संसद की जो शक्तियां हैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और जम्मू कश्मीर जब इस देश का अभिन्न अंग है तो उस पर संसद की शक्तियां वहां भी आखिर लागू क्यों नहीं होंगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये लगातार सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस 370 पर जो याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई के दौरान पूछे हैं, और ये जवाब जो है वो लगातार दिया जा रहा है और उस पर जो प्रश्न है वो एक के बाद एक आ रहे हैं। इसमें इस बार DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ तौर पर कहा कि संसद को जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने का अधिकार है और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के इस मामले में लगातार एक के बाद एक सवाल संविधान पीठ पूछ रही है। केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका डाली गई है और 5 जजों की संविधान पीठ DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इस पर सुनवाई कर रही है। और यह कहा जा रहा है कि संसद में जम्मू कश्मीर का कानून बनाने का अधिकार है, क्योंकि संसद की जो शक्तियां हैं वो जम्मू कश्मीर पर भी उतनी ही लागू होती हैं जितनी किसी और राज्य के लिए। तो कुल मिलाकर यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे संवाददाता विकास सारथी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे समझना चाहेंगे, एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण सवाल ये संविधान पीठ है वो रख रही है, और अब जो एक्सेशन डॉक्यूमेंट था उसकी वैधता को लेकर के वो अपने आप में पूर्ण था, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, एक ऑब्जर्वेशन दी है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निखिल, इसमें सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहा है और बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट की जो क्वेरीज होती हैं उन पर कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां भी की हैं। मसलन कल जब सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे ऑटोनॉमी का जम्मू कश्मीर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, टिप्पणी की CJI ने, और ये कहा कि बाकी सारी बातों पर कानूनी बहस और दलीलें हो सकती हैं, लेकिन जहां तक संप्रभुता की बात है तो ये बात स्पष्ट है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय होने पर अपनी सहमति दी, इसको लेकर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसके बाद से जम्मू कश्मीर की अपनी कोई अलग संप्रभुता नहीं रह गई थी। तो ये सवाल यहाँ पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। संप्रभुता का ये स्थापित है कि संप्रभुता भारत की स्थापित हो गई थी जम्मू कश्मीर के ऊपर विलय के साथ ही। और कोर्ट ने कहा कि जहां तक ये ऑटोनॉमी की बात है, अगर हम पूरी व्यवस्था को देखें, जब हम केंद्र सूची और राज्य सूची की बात करते हैं तो ऐसा है कि कुछ मसलों पर राज्य ही कानून बना सकते हैं, केंद्र के अधिकार में वो नहीं आता है। उसके लिए उसको लेकर विशेष प्रावधान है कि किन परिस्थितियों में केंद्र कानून बना सकता है। तो इस तरह ये कहना कि ऑटोनॉमी से संप्रभुता आ जाती है, ये सही नहीं है और ये कानून की कसौटी पर खरा भी नहीं उतरता है। जाहिर है निखिल, अभी क्योंकि लंबी सुनवाई चलेगी, संविधान पीठ की सुनवाई है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट का आ रहा है इस बात को लेकर के कि कैसे याचिकाकर्ता ये बात कह रहे हैं कि पहला कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था, इसमें ये अस्थायी व्यवस्था थी, और दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर की क्या कोई अपनी अलग संप्रभुता थी। तो दोनों ही मसलों पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो ये है कि ना तो ये ऐसा लगता है कि प्रोविजन टेम्परेरी था और ना ही ये बात कहीं पर भी ये कानून के दायरे में स्थापित नहीं होती है कि जम्मू कश्मीर के पास एक अलग संप्रभुता थी, बावजूद इसके कि उसने भारत में विलय होने को स्वीकार किया। जी, संसद की पावर्स को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई थी कि जो संसद की पावर्स है या जो एक कानून बनाने का अधिकार है वो देश के हर कोने में भी है और जम्मू कश्मीर उसमें शामिल है। संविधान सभा को लेकर के भी इसी तरह से कुछ सवाल कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था, संविधान पीठ ने उठाया था। बिल्कुल निखिल, संसद के अधिकार को लेकर के कोर्ट की टिप्पणी थी कि जो 3 क्षेत्र थे उनको छोड़ करके
उन केंद्र ने बहुत सारी चीजों पर जो कानून बनाए और वो वहां पर लागू भी हो। एक थोड़ा निखिल मैं एक पुराने आदेश के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करूं तो एक साराफेसी एक्ट होता है जो बैंकों से जुड़ा हुआ था। उसमें यह हुआ था कि जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था और यह कहा था कि यह एक्ट जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता, और तब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच ने एक आदेश में एक तो ये कहा था कि साराफेसी एक्ट लागू होता है जम्मू कश्मीर पर भी, और यह भी कहा था कि ये किसी भ्रम में ना रहे कोई भी वैली में चाहे, और ये टिप्पणी थी कि हाई कोर्ट को भी किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के पास कोई अलग ऐसा अधिकार है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को नहीं मानेगा या उसको लागू नहीं करेगा। तो ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट लिखित तौर पर अपने आदेश में, जस्टिस रोहिंटन नरीमन लिखित आदेश में ये बात कह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी वही थी कि संसद के पास जब देश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कहा जाए कि किसी भी राज्य की, किसी भी यूनियन टेरिटरी की कोई अपनी एक अलग संप्रभुता है या वो संसद के बनाए कानून को लागू नहीं करेगा या मानेगा नहीं। सेंट्रल सब्जेक्ट पर जो भी कानून बनाता है, केंद्र सूची में जो भी अधिकार हैं केंद्र को, संसद जो वो कानून बनाती है वो सब पे लागू होता है। और जम्मू कश्मीर भी कोई पहले भी जम्मू कश्मीर किसी तरह का कोई अपवाद नहीं था, बहुत सारे कानून लागू हुए हैं। समय समय पर अमेंडमेंट्स जब लाए गए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के, वो जम्मू कश्मीर पर भी बखूबी लागू हुए। कुछ एक विषयों को छोड़ करके सभी संसद से बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर पर पहले भी लागू होते थे। जी, तो बहुत सारे दरअसल इसका फैसला और इसका अंतिम निर्णय तो शायद लंबा वक्त लगे इसको आने में, लेकिन बहुत सारे विषयों पर जिसको कहते हैं कि चीजें क्लियर हो रही हैं इन टिप्पणियों से, और बहुत सारी जिसको कहते हैं कि शंका और आशंका के जो बादल हैं वो छट रहे हैं, आशंकाएं जो है वो छट रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।